Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism. Conservatives believed that established traditional institutions of state and society, like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं, जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। अर्थात नेपोलियन के पराजय के बाद यूरोप में राजनीतिक दृष्टिकोण बदल गया। अब अधिकतर सरकारें रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिव हो गईं, जिसका अर्थ है कि वे पुरानी व्यवस्थाएं को बनाए रखना चाहती थीं और क्रांति के दौरान हुए बदलावों को समाप्त करना चाहती थीं। कहने का अर्थ है कि वे राजतंत्र को बनाए रखना चाहते थे ताकि राजा का अधिकार बना रहे। चर्च को भी अपनी शक्ति बनाए रखने की अनुमति होनी चाहिए। समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, जिससे धनी और कुलीन वर्ग का प्रभुत्व बना रहे। संपत्ति का अधिकार केवल संपन्न वर्गों के पास ही रहे। परिवार व्यवस्था भी पारंपरिक रूप से चले ताकि सामाजिक नियंत्रण और स्थिरता बनी रहे और समाज में पितृसत्ता अर्थात पुरुष प्रधानता पहले की तरह चलता रहे। Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized, from the changes initiated by Napoleon, that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने ये जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। अर्थात अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले की व्यवस्था में पूरी तरह लौटने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि समाज को पूरी तरह से पुराने ढांचे में वापस ले जाना संभव नहीं है। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों, जैसे कि प्रशासनिक सुधार, नेपोलियन संहिता, आर्थिक नीतियां और बुनियादी ढांचे का विकास इत्यादि ने ये साबित कर दिया था कि आधुनिक व्यवस्थाएं राजशाही और पारंपरिक संस्थाओं को कमजोर करने के बजाय मजबूत कर सकती हैं। रूढ़िवादियों ने महसूस किया कि यदि वे कुछ आधुनिक बदलावों को अपनाते हैं, तो इससे उनकी सत्ता और विशेषाधिकार सुरक्षित रहेंगे और जनता में असंतोष भी कम होगा। इसीलिए वे आधुनिक व्यवस्था और पारंपरिक संस्थाओं के बीच संतुलन बनाए रखना चाहते थे ताकि वे और शक्तिशाली हो सके। It could make state power more effective and strong. A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy. The abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. ऐसा करने से राज्य की ताकत और ज्यादा कारगर और मजबूत बन सकती थी। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। अर्थात रूढ़िवादी यह समझ चुके थे कि राज्य की ताकत बढ़ाने के लिए कुछ आधुनिक सुधार आवश्यक हैं। अगर वे सेना का आधुनिकीकरण करेंगे तो उनके राज्य की सीमाओं की बेहतर रक्षा हो सकती थी और विद्रोहों को आसानी से कुचला जा सकता था। कुशल नौकरशाही यानी एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी प्रशासन को अधिक संगठित और प्रभावी बना सकती थी, जिससे कानून व्यवस्था मजबूत हो जाती। गतिशील अर्थव्यवस्था से राजस्व में वृद्धि होती और इससे राजा की वित्तीय स्थिति में और सुधार हो सकता था। सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म और भूदासत्व यानी सर्फडम की समाप्ति से किसानों को आज़ादी मिलती और उत्पादन और व्यापार में वृद्धि हो सकती थी। जब इन सभी परिवर्तनों को यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों ने लागू किया तो वे और अधिक शक्तिशाली हो गए। In 1815,
representatives of the European powers Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उनके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। अर्थात 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप की चार प्रमुख शक्तियां ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया एक साथ वियना में इकट्ठा हुईं। इस बैठक का उद्देश्य था यूरोप में स्थिरता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि कोई और व्यक्ति नेपोलियन की तरह पूरे महाद्वीप पर कब्जा न कर सके। The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich. The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. इस वियना कांग्रेस की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर यानी प्रधानमंत्री ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इस कांग्रेस में शामिल प्रतिनिधियों ने वियना की संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के दौरान यूरोप में हुए अधिकांश बदलावों को समाप्त करना था। The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it had annexed under Napoleon. फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बर्बन डायनेस्टी को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था, अर्थात नेपोलियन के समय फ्रांस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया था वे उससे छीन लिए गए। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. Thus the Kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa was added to Piedmont in the south. फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमोंट में जेनोआ जोड़ दिया गया। Prussia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. But the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था, उसे बरकरार रखा गया। In the east, Russia was given part of Poland while Prussia was given a portion of Saxony. पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। Conservative regimes set up in 1815 were autocratic. They did not tolerate criticism and dissent, and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic governments. 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थीं। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थीं और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थीं। अर्थात 1815 में बनी रूढ़िवादी सरकारें पूरी तरह से निरंकुश यानी लोगों की राय की परवाह न करने वाली थीं। अगर कोई उनका आलोचना या विरोध करता तो उन्हें दंडित किया जाता था। सरकारें चाहती थीं कि लोग केवल राजा और पुरानी परंपराओं का समर्थन करें और कोई नया विचार न अपनाएं। Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom associated with the French Revolution.
ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists, who criticized the new conservative order, was freedom of the press. लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी, अर्थात सरकारों द्वारा लगाई गई सख्त पाबंदियों के बावजूद फ्रांसीसी क्रांति के विचार लोगों के मन से पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। लिबरल नेशनलिस्ट्स अर्थात उदारवादी राष्ट्रवादियों ने प्रेस की आज़ादी की लगातार मांग जारी रखी। वे चाहते थे कि अखबार और किताबें बिना किसी डर के सरकार की आलोचना कर सकें और लोगों को सही जानकारी दे सकें। वास्तव में इससे जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सकता था।